ये 180 दिन डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। दिस इज वैभव गोलानी, AIR 59 ऑफ नीट 2023। 2 साल से नीट एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ और किन किन चीजों में सबको ज्यादा दिक्कत आती है उन सबको मिला के मैं आज यहाँ पे सारे डाउट्स तुम्हारे सॉल्व कर दूंगा। अगर तुम अब अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो ये वीडियो काफी है तुम्हारे लिए सब कुछ जानने के लिए। 5 पॉइंट्स में मैं मेन डिस्कस करूंगा। पहला, माइंडसेट क्या होना चाहिए। दूसरा, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होगी। तीसरा, सिलेबस कंप्लीशन कैसे करना है। चौथा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी होगी। पांचवा, रिवीजन कहां से करना है। इसमें सारे तुम्हारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। हो सकता है मैं थोड़ा तुम्हें हार्ड फील हो रहा हूं इस वीडियो में, बट अपना छोटा भाई छोटी बहन समझ के तुम्हें मैं गाइड कर रहा हूं, तो इतना तो चलता है यार। बात करें अगर माइंडसेट की, एक काम करो, जाके यूट्यूब पे सर्च करो लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटेजी, तुम्हें भर भर के वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन 1 मिनट में जो मैं आगे तुम्हें ये चीज बताने वाला हूं वो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। भाई एक बात बता मुझे, तुझे सुबह उठ के ब्रश करने की आदत है, कितने सालों से? बचपन से है? आज तक गई नहीं गई ना? फिर जो ये आदत तूने पाल रखी है अपना टाइम पास करने की, टाइम को डिस्ट्रैक्शन की तरफ देने की, वो कैसे जाएगी? ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें अभी नीट के बारे में कुछ नहीं पता था इसलिए तुमने अभी तक शुरू नहीं की थी प्रिपरेशन। कहीं ना कहीं तुम अपना टाइम दे रहे थे ना। अब इसकी तुम क्या मुझे गारंटी दोगे कि उस जगह पे तुम वापस से टाइम नहीं दोगे और अपना आप सारा टाइम तुम पढ़ाई के लिए लगाओगे? नहीं दे सकते ना। वो देने के लिए तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज को रीस्ट्रक्चर करना होगा। मैंने भी अपना काफी टाइम बर्बाद किया। मेरी ऑलमोस्ट 11th मैंने अपनी गेमिंग वगैरह में बर्बाद कर दी थी, बट जिस दिन मुझे अकल आई मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज को रिस्ट्रक्चर किया। इतना आसान नहीं होता अपने उन डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना, बट उतना मुश्किल भी नहीं होता जब तुम अपनी प्रायोरिटीज को वापस से सेट कर दो। तो सबसे पहले एक पेज उठाओ और लिखो कि मैंने अभी तक का अपना टाइम कहां पे बर्बाद किया था और क्या वो मेरे लिए इतनी प्रायोरिटी है कि मैं उसको अपनी पढ़ाई के ऊपर भी रख सकता हूं। अपनी टॉप 5 प्रायोरिटीज लिखो जो तुम्हारे अगले 6 महीने में तुम्हारे साथ रहेंगी। और कोई भी डिसीजन हो ना, ये 5 प्रायोरिटीज को अपने ध्यान में रख के दो। जो सबसे फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी है उसको सबसे ज्यादा वेटेज दो। आई होप तुमने ये चीज लिख ली होगी अभी तक, और नहीं लिखी तो लिखो यार। ठीक है, लिख लिया? अब पेज पलटो और दूसरी चीज पे आ जाओ। अब सोचो कि क्या तुम सच में इस एग्जाम के साथ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ, MBBS के साथ प्यार करते हो? देखो कई लोग मुझसे आके पूछते हैं कि क्या भैया लास्ट 6 मंथ्स में पॉसिबल है? ये सब डिपेंड करता है कि तुम कितना देने के लिए तैयार हो। हाँ देखे हैं मैंने, काफी लोगों के सिलेक्शन होते हुए देखे हैं लास्ट 6 मंथ में, बट काफी लोगों के नहीं होते हुए भी देखे। और जो उनमें फर्क होता है वो इसी बात का होता है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है वो सच में इस एग्जाम के साथ, MBBS के साथ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ या किसी स्पेसिफिक कॉलेज के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। तो अगर सच में तुम किसी कॉलेज के साथ या इस एग्जाम के साथ प्यार में हो तभी तुम कुछ कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दो यार। फालतू में 6 महीने खराब करने का कोई मतलब नहीं है। किसी और जगह ये टाइम लगाओ, तुम्हें फ्रूटफुल ही होगा। अब अगर प्यार में हो तो लिखो आई एम इन लव विथ दिस एग्जाम। और प्यार में कोई धोखा अलाउड नहीं होता, तुम तो अच्छे से जानते ही होगे। तो यही 2 चीज अब हमें माइंडसेट में काम आएंगी। इसके बाद अब आ जाते हैं सिलेबस कंप्लीशन पे, वो कैसे करना है। तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए तुम्हारे पास 6 महीने है ना? नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ 5 महीने हैं। 1 महीना तुम्हें रिवीजन के लिए किसी भी हाल में देना ही होगा। तो अब इतने सारे चैप्टर हैं, किन के साथ शुरुआत करें? तो तुम्हें शुरुआत करनी है उन चैप्टर्स के साथ जो बेसिक कवर करते हो और हाई वेटेज वाले हो। उसके बाद तुम्हें जाना है हार्ड वाले टॉपिक्स की तरफ, फिर तुम लास्ट में करोगे इजी वाले टॉपिक। हार्ड वाले टॉपिक्स इसलिए पहले बिकॉज लास्ट में तुम्हारी एंजाइटी ज्यादा होती है, तुम्हें हड़बड़ाहट में चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, तो तुम इजी वाले आराम से कर लोगे, हार्ड वाले तुम्हें उस टाइम सही से समझ नहीं आएंगे। अब इन तीनों ही तरह के चैप्टर्स की मैं लिस्ट तुम्हें दे देता हूं, तुम उससे टैली कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब लेक्चर्स कैसे देखने हैं, डिटेल देखे, वन शॉट देखें, तो यार अब इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है कि तुम सब चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर्स देख सको। जो तुम्हें चैप्टर्स नहीं आते हैं उनके लिए तुम्हें डिटेल लेक्चर्स देखने होंगे। जो तुम्हें थोड़े बहुत आते हैं या जो छोटे वाले चैप्टर्स हैं, खासकर जो इजी वाले चैप्टर्स मैंने तुम्हें बताए, उनके लिए तुम डायरेक्ट वन शॉट्स की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा नोट्स क्या बनाए, कैसे बनाए? तो देखो फिजिक्स में नोट्स बनाने की तुम्हें अब जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाओ। जो तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है वो सब समझ लो, सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूलाज और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें क्वेश्चन बनाने के टाइम काम आएंगे वो लिख लो बस। सेम विथ फिजिकल केमिस्ट्री। बायो में भी तुम्हें नोट्स नहीं बनाने हैं, अपनी एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में ही जो तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है उसको ऐड करते जाओ, फिर बस उसी एनसीईआरटी को तुम रिवाइज कर लेना। बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तुम नोट्स बना लो। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करें तो एक एक चीज तुम्हें क्या याद रखनी है हर एक सब्जेक्ट में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें बताता हूँ। फिजिक्स में फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज के साथ साथ उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो भी तुम्हें आना चाहिए। हो सकता है किसी जगह पे डायरेक्ट फॉर्मूलाज नहीं लग रहे हो, उसका कंसेप्ट पूछा गया हो। शॉर्ट ट्रिक्स अगर तुम याद कर रहे हो तो शॉर्ट ट्रिक्स कैसे डिराइव हुई है वो भी याद रखना। क्या एनसीईआरटी पढ़नी है? एनसीईआरटी अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम मिले तो उसके अंदर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो जाके देख लो बस। फिजिकल केमिस्ट्री में बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है, एग्जाम्पल्स को देखना है, एनसीईआरटी बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बायो इनऑर्गेनिक की बात करें तो
एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको मत छोड़ना, क्योंकि बायो में तुम्हारे नोट्स एनसीईआरटी में ही है, तो तुम्हारे लिए सिर्फ उसको पढ़ने की जरूरत होगी। इनऑर्गेनिक में पहले अपने नोट्स रिवाइज करना, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उनको एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना, फिर उनको बार बार देख। बात करें ऑर्गेनिक की, तो इसमें एनसीईआरटी की जो भी इंपॉर्टेंट लाइन हो अपने नोट्स में ही इंक्लूड करने की कोशिश करना, और देख लेना कि एनसीईआरटी में कौन कौन सी नेम्ड रिएक्शन दी हुई हैं, उनको अपने नोट्स में टिक कर लेना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं तो वापस दो चीजों पे तुम्हारा मेन ध्यान होना चाहिए। एक है तुम्हारे पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से करना, खासकर आखिरी 15-20 साल के। दूसरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। पीडब्ल्यू की आती है, ओसवाल की आती है, दिशा पब्लिकेशन की आती है, जिसकी भी चाहो ले सकते हो, बट फिर एक ही रिसोर्स पे स्टिक करना, बार बार इधर उधर मत भटकना। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस साथ में पीवाईक्यूज, बस। फिजिक्स में टाइम मिलता है तो लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लास्ट बात करें रिविजन की, तो जब भी तुम अगला चैप्टर पढ़ने जाओगे और तुम्हें पता है कि वो इससे रिलेटेड है पिछले वाले से, उसको साथ में रिवाइज कर लो। तुम्हारा अगला चैप्टर भी तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा और इसका भी रिवीजन हो जाएगा। अब क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है तो तुम अलग से टाइम टेबल बना के उसको रिवीजन नहीं कर सकते, लाइक जैसे मैं 147 बताता हूँ, तो तुम्हें यही चीज अप्लाई करनी होगी, इसी से तुम्हारे पीछे वाले चैप्टर रिवाइज होंगे। साथ ही के साथ टेस्ट देते जाओ, हर 14 दिन में एक टेस्ट दो, जितनी चीजें कवर हो जाए उसके टेस्ट, कहीं से भी क्वेश्चंस कबाड़ लो और है ना उनको सॉल्व करो। या तो प्रॉपर टेस्ट मिल जाते हैं उनको सॉल्व करो, नहीं तो क्वेश्चन का सेट टाइमर लगा के खुद से सॉल्व करने बैठ, और फिर लास्ट में आंसर चेक करो उनके, क्योंकि लास्ट में अगर तुम टेस्ट देने बैठोगे तो तुम्हें पूरा फुल टेस्ट देना होगा और उसके लिए रिवीजन में तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए 14-14 दिन में जितना हुआ है उसको रिवाइज करो और उसका टेस्ट दे दो, जितना रिवीजन हो सके। शॉर्ट नोट रिवाइज हो सके, ऊपर ऊपर से तुमने देख लिया, टेस्ट के थ्रू तुम्हारा मेन रिवीजन हो जाएगा। जो क्वेश्चन गलत हो उसको जाके वापस से देख लो। आई होप तुम्हें क्लियर होगा। इसके अलावा भी अगर तुम्हारा कोई डाउट्स रह रहा हो तो तुम कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।